क्या कल के इवेंट वगैरह की तैयारी चल रही है क्या? इतने सारे लोग कहाँ चले गए? ये क्या घर क्यों? बॉटल भरने? अच्छा, बहुत सारे नीचे जा रहे हैं, अभी वो होगा थोड़ा सा कल, फिर अब कल प्रोग्राम हो जाएगा तो एक हफ्ते वही चलेगा, अरे प्रोग्राम हुआ था डांस का, है ना, तो अब वो उसको उभरने समय लगेगा। चलो, नहीं नहीं मैं तो अभी खुश शौक हूँ, मैं ये क्या चल रहा है फैकल्टी रूम में मेरा? अच्छा ठीक है, कर रहे हैं। चलो ध्यान दो। चलो रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो फटाफट फटाफट पूरा पूरा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। रेडी हो आप सभी लोग? जल्दी से बोलिए, अरे बोलो। चलो आओ, सबसे पहले चालू करेंगे ऑडिट के डेफिनेशन को रिवाइज करना। क्या है यहाँ पे? 1 2 3 गो। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ऑडिटर आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है, गिवन पैरामीटर्स चेक कर रहा है और क्या करने वाला है? अपना ओपिनियन देने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या बोला गया। फिर एस्पेक्ट्स जो आपको कवर करना है, दो चीजें इसके अंदर, एक एंट्रीज है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स है। एंट्रीज से रिलेटेड 3 पॉइंट। एंट्रीज आनी चाहिए किससे? डॉक्यूमेंट से। एंट्रीज किससे आनी चाहिए? डॉक्यूमेंट से। अब ये जो एंट्रीज है, ये क्या अकाउंट जो बन रहे हैं, अकाउंट बैलेंसेस कहां से आने चाहिए? एंट्रीज से आने चाहिए। कहां से आने चाहिए बोलो? और कोई भी एंट्री छूटी या कोई भी एंट्री झूठी नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। ये 3 हो गए। अब सर मुझे बताइए स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 चीजें कौन सी है? डी सी डी, याद आ रहा है आपको वो चार्ट? डी सी डी। फिर दूसरा कौन सा है? ट्रू एंड फेयर। और तीसरा कौन सा है बेटा? बिल्कुल सही, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। फिर हम लोग और क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर देख रहे हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मुझे बताइए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हिस्टोरिकल, प्रोजेक्टेड तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गए सालों के बन रहे हैं, उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लगते हैं कौन से? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और सबसे पहला ऐसे कौन सा है? ऐसे 200 से वो क्या आता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सभी लोग बोलो क्या आता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। किसका? इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये 2 चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहला कहता है आपने कैसे अश्योरेंस को ऑब्टेन करना है? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्या 100% एक्यूरेसी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्या? नहीं, 100% इसको क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस को क्या बोला जाता है? reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, किससे फ्री है? मटेरियल मिस्टेक। सिर्फ गलतियों से नहीं, मटेरियल गलतियों से फ्री है, ध्यान रखना। छोटी मोटी गलती हुई चलता है यार, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन मटेरियल गलती हुई दोस्तों, तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लगता है यहाँ पे कि आपको, मतलब आपको लगता नहीं ये बहुत गलत बात है? तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 चीजों के कारणवश आ सकता है। कौन सा? एक है फ्रॉड और दूसरा है कौन सा? एरर। एक कौन सा है? फ्रॉड, दूसरा कौन सा है? एरर। तो फ्रॉड या एरर के अनुसार आ सकता है। और हमें यह भी चेक करना है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे फ्रेमवर्क के हिसाब से होने चाहिए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कैसा फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनीज के केस में कौन देता है? शेड्यूल 3 देता है। कौन देता है बोलो? शेड्यूल 3। वो आपको बैलेंस शीट के बारे में बताता है, पीएनएल के बारे में बताता है। वैसे ही अगर मैं बैंकिंग कंपनीज की बात करूंगा ना, तो वहां पे क्या होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है। कौन होता है बोलो? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आपको ईयर पता है क्या कब आया था? वो 1949, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो 1949 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। वो बैलेंस शीट के बारे में बताता है कि बैंकिंग कंपनीज की बैलेंस शीट कैसी बननी चाहिए। उसी प्रकार से IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, वो बात करता है किसके बारे में? इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो इनके जो मैं कह रहा हूं कि ये जो मैं
फ्रेमवर्क्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे शेड्यूल 3 एक एग्जांपल हुआ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, समझ रहे हैं आप सारे के सारे लोग, है ना। तो ये चीज देखा, तो पहला पॉइंट ये कंप्लीट होता है। एक बार रिपीट करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड रिपोर्टिंग किसके हिसाब से होनी चाहिए, FRF के हिसाब से, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा ऐसे 200 का, टू रिपोर्ट। अरे यार आप इतना चेकिंग कर रहे हो, आप इतना अश्योरेंस को ऑब्टेन कर रहा है ऑडिटर, तो क्या खुद को देखने के लिए कर रहा है क्या, नहीं, उसे क्या करना होगा, रिपोर्टिंग करना होगा। क्या करना होगा बोलो जल्दी से, रिपोर्टिंग। मुझे बताइए ये जो रिपोर्टिंग है ये किसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इंटेंडेड यूजर्स का। याद है स्टेक होल्डर्स को अपन ने नाम क्या दिए थे, इंटेंडेड यूजर्स। तो इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है क्या, ये जो ऑडिटर का रिपोर्ट है वो। क्योंकि देखो नॉर्मल पब्लिक को या स्टेक होल्डर्स को मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है क्या, नहीं। आपको मुकेश अंबानी पे भरोसा है क्या, नहीं। लेकिन मुकेश अंबानी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं साइन करूं तो आपको मेरे ऊपर भरोसा है क्या, हाँ बोल अब, हाँ तो नहीं बोल दिया। तो आप सोचो ना, तो अब ऐसे केस में क्या हुआ, इसका भरोसा बढ़ा, ये बोला हाँ हाँ इंद्रेश सर ने देख लिया, मतलब सही चूंगा, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये जबरदस्त ना चाह, तो अब लेकिन मैं एकदम बहुत ज्यादा जबरदस्त दे रहा हूं क्या, एब्सोल्यूट दे रहा है क्या अश्योरेंस, नहीं। वो क्या बोलेगा, हाँ अश्योरेंस है, मतलब मुझे भरोसा है कि इसके अंदर मटेरियल गलतियां नहीं होंगी, मतलब ऐसी गलती नहीं मिलेंगी जिससे ये अपने ओपिनियन को क्या कर डाले, चेंज कर डाले, उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोला जाता है। समझ रहे हैं आप सारे लोग। आइए फिर देखेंगे नेक्स्ट चीज को, और क्या बोला गया, और सर क्या बातचीत की गई। फिर स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। स्कोप ऑफ ऑडिट का अपन ने क्या देखे थे, CPR। क्या देखे थे बोलो जल्दी से, CPR। क्या क्या है CPR, रिपीट करेंगे। C से क्या है, कवरेज, P से क्या है, प्रॉपर डिस्क्लोजर, और R से क्या है, रिलायबिलिटी। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था, जब भी आप ऑडिट करने जाओ तो कंप्लीट एस्पेक्ट को आपको चेक करना है। वो सारी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है, आप वो सारे इवेंट्स को क्या चेक करेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल चेक करेंगे। मैंने बात किया था बेटा, चदानी का लफड़ा था किसी के साथ, वो पानी पूरी खिला रहा था, आपको उससे फर्क पड़ रहा है क्या, उससे बैलेंस शीट में फर्क पड़ रहा है क्या, डेबिट कर रहा है क्या पानी पूरी को, नहीं। तो आपको फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, मतलब वो आपके एस्पेक्ट में कवर नहीं करेगा। याद आ रहा है आपको, ये पहली चीज। दूसरा अपन ने क्या देखा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो मैंने आपको चार्ट बना के दिया था, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनते हैं, अकाउंट से। अकाउंट्स किससे बनते हैं, एंट्रीज से। एंट्रीज किससे बन रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो क्या आपको लगता नहीं मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इनका कहना है बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं है, उसके लिए आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। क्या करना है बोलो जल्दी से, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वालिटी वाइज, और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वांटिटी वाइज। क्या बोला मैंने, सभी लोग बताइए। सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज, दोनों समझना, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। अपने पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, जिसके कारण मैं भरोसा जता पाऊं। किसके ऊपर भरोसा जता पाऊं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। समझ रहे हो आप बात को। तो ये वाली चीज हमने देखे। फिर और क्या देखा तीसरे पॉइंट में, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर डिस्क्लोजर करना चाहिए क्या। हमने देखा था, याद आ रहा है, किसकी बैलेंस शीट देखे थे अपन, रिलायंस की। ये छोटी मोटी कंपनी बेटा, ये छोटी मोटी कंपनी में क्या था, पीपी कितने का था, सिर्फ 2,32,000 करोड़, है ना। तो ऐसे के मतलब, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, मुझे बताओ, ये आपने क्या ऐसा है क्या, मुकेश अंबानी की इच्छा हो गई तो एक काम करता हूं, पीपी को नीचे डाल देता हूं, करंट एसेट को ऊपर डाल देता है, ऐसा कर सकता है क्या वो, नहीं। ये स्टैंडर्डाइज्ड है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट 2000 कहता है हमको पीपी कहा चाहिए, हमको पीपी सबसे ऊपर चाहिए, उसके नीचे इंटेंजिबल एसेट चाहिए, उसके फिर टोटल करंट एसेट्स की हमको ये भी टोटल चाहिए। मुकेश अंबानी बोल रहे हैं नहीं, कैलसी चलाने पे जान पे आ रहा तो नहीं करूंगा टोटल, ऐसा होने वाला है क्या, नहीं। यहां पे क्या करना होगा, आपको करना ही होगा क्या, यस सर, जैसी बैलेंस शीट बोला है वैसा बनाना ही पड़ेगा। ये किसने बोल के रखा है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है बोलो, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे बैलेंस शीट बनने ही वाली है सर, और हिस्टोरिकल बेसिस पर बनने वाली है। कैसे बनने वाली है बोलो, हिस्टोरिकल बेसिस पर यहां पे बनने वाली है। तो इतने पोर्शन अपन ने कवर किया था। एक बार मुझे रिपीट कर दो, क्या क्या था स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर, CPR
आर, क्या क्या था बोलो, CPR, सी से क्या था, कंप्लीट एस्पेक्ट, कंप्लीट या कवरेज पूरा होना चाहिए। दूसरा पी से क्या था, प्रॉपर डिस्क्लोजर, और आर से क्या था, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। इससे अभी तक किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को भी कोई भी पोर्शन में कोई डाउट आ रहा है? नहीं। क्या आपने होमवर्क करके आए सभी लोगों ने? सबने किया है, पक्का किया है? चलो बहुत बढ़िया। आओ देखो फिर स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो किसके बारे में बात करता है, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। हमने अभी तक वो स्कोप के बारे में बात किया कि जो ऑडिटर को इंक्लूड करना होगा ऑडिट करते वक्त। मैं ऑडिटर हूं और मैं अगर ऑडिट करने जा रहा हूं रिलायंस का, तो कौन सी चीजों को मैं ध्यान में रखूंगा, CPR को मैं ध्यान में रखूंगा। लेकिन एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सारी की सारी चीजें, सब चीजों की जिम्मेवारी उसी के ऊपर डाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि हमने ऑडिटर के स्कोप में से कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया है। हम जो अभी बातें कर रहे हैं ना, वो ऑडिटर के स्कोप में नहीं आने वाला है। जैसे देखो यार, मान लो ऑडिटर जा रहा है यहां पे ऑडिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। मैं चेक करना चाहता हूं कि फर्म के अंदर असेट यहां पे आया था क्या, या फर्म के ड्यूरिंग द फाइनेंशियल मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्म के इसमें एडिशन ऑफ असेट हुआ है। मैंने कहा क्या एडिशन हुआ है असेट का, तो दिख रहा है AC का एडिशन हुआ है करके, ठीक है, यस। अब मैं कहता हूं ठीक है, मुझे AC की बिलिंग लाके बताओ, तो वो सामने वाला जो क्लाइंट है बेटा, वो मुझे बिल लाके देता है AC का। मैं चेक करता हूं बिल को। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये पता लगाऊं ये बिल ओरिजिनल है या फेक है करके? आप खुद सोच के बताइए। जैसे मान लीजिए फर्म में अलग अलग प्रकार के जजमेंट्स होते हैं, डेप्रीसिएशन का 10% का रेट लगा दिया गया है बेटा, है ना। वो एक ऑब्वियस सी बात, एक प्री कंसीव नोशन पे होगा ना कि हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इतने सालों के लिए चलने वाली है, जिसको आपने टर्म दिया होगा यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। ऐसा पढ़ते हो ना आप लोग, यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। तो मुझे आप एक बात बताइए, आप ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट करोगे क्या कि यूजफुल लाइफ सही है या नहीं है, वो निकाल के बताओ करके? अरे भैया, वो इंजीनियर का काम है, वो मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम है फाइनेंशियल सही है या नहीं है उसको चेक करके देना। समझ रहे हो आप बात को? मान लो मुझे ऐसा दिख रहा है कि गुड्स रिसीप्ट नोट के अंदर नजर आता है कि 1.5 करोड़ का मटेरियल फर्म के फैक्ट्री के अंदर आया था। अब वो एक्चुअल में आया या नहीं आया ये मुझे पता होने वाला है क्या? नहीं। मैं तो किस पे रिलाय करूंगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर रिलाय करूंगा। मैं तो ऐसा ट्रीट करूंगा कि अगर फर्म के नाम पर इनवॉइस है और बताया गया है कि AC आया है, तो मैं मान लूंगा AC आया है करके, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा कि एक्चुअल में AC आया या नहीं आया। हाँ, कहीं कहीं पर अगर मुझे डाउट होता है कि हो सकता है शायद इतने सारे AC नहीं आए हो, तो मैं क्लाइंट को बोल सकता हूं मेरे को ना फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। मतलब क्या कि मैं जाके चेक करूंगा कि AC सही में लगा है या नहीं लगा है। अब समझिए बात को, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं क्या कि जो इनवॉइस में AC आया ये वही AC है करके? क्या इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं? अगेन नहीं दे सकता हूं। समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या? तो एक ऑडिटर के ऊपर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है। मान लीजिए मैनेजमेंट ने बोला है 5,000 रुपए के बैड डेट्स हम लोग चार्ज करेंगे एज अ प्रोविजन। अरे मुझे थोड़ी पता कि सही में वो बैड डेट्स है या मैनेजमेंट की चतुराईपना है, वो जानबूझ के प्रॉफिट को कम करना चाहती है। हो सकता है मैनेजमेंट चोटी हो, वो टैक्सेस कम पे करना चाहते हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो यहां पे इन्होंने कुछ चीजों को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है। क्या कर दिया है बोलो जल्दी से? एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ऑडिटर को अपॉइंट किया तो उसने ये करना ही चाहिए, ये उसके स्कोप में नहीं आता है। कौन सी बात है आइए देखते हैं। सबसे पहला, auditor is not expected to perform duties which fall outside the domain of his competence। जैसे ऑडिटर जो होता है वो डॉक्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट से पता लगा पाए कि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितना रहने वाला है। समझ रहे बात को? तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, मैं ये कहूंगा आप लोगों के साथ कि यहां पे जो हमारे कंपिटेंस के बाहर है ना, जो हमारे कंपिटेंस के बाहर है, क्या हमसे सामने वाला क्लाइंट एक्सपेक्ट कर सकता है क्या उसको परफॉर्म करना? वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। अगर क्लाइंट ने मुझे GST का ऑडिट करने के लिए बुलाया है
तो मैं जीएसटी का ही ऑडिट करूंगा। क्लाइंट ने मुझे इनकम टैक्स का ऑडिट करने के लिए बुलाया है तो मैं इनकम टैक्स का ऑडिट ही करूंगा। मैं वहां पे होशियारी नहीं मार सकता कि मेरे को इंटरनल कंट्रोल भी चेक करना है करके। नहीं, बुलाया किसके लिए, जिस चीज के लिए बुलाया उसी चीज। रिसेप्शन का कार्ड मिला तो पूरे शादी में अटेंड करते क्या आप लोग? नहीं ना, रिसेप्शनिस्ट करते ना। उसी प्रकार से जो काम के लिए बुलाया है वही काम अपने को करना है। आउटसाइड द कंपिटेंस कोई काम करने की गरज नहीं है, ऐसा ये लोग यहां पे कह रहे हैं। क्या बात को समझे सारे लोग? चलिए, तो पहला क्या बोला, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड। क्या बोला, बोलो जल्दी से। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म व्हाट ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ द कंपिटेंस। तो जिस चीज में ऑडिटर कंपिटेंट नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस चीज में ऑडिटर कंपिटेंट नहीं है वो उसको परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं सर, वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लो आप लोग बीकॉम का पेपर दे सकते हैं क्या? दे सकते। बीकॉम, सिर्फ बीकॉम वाले सीए का पेपर दे सकते हैं क्या? नहीं। तो आपका कंपिटेंस हुआ, उनका कंपिटेंस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वैसी ही बात है, जो आपका कंपिटेंस है उतना काम करो, बाकी काम करने की गरज नहीं है। ऐसा पहला वाला पॉइंट बोला। आओ इसका एग्जाम्पल पढ़ लो आप सभी लोग। एग्जाम्पल पढ़ो फटाफट। हो गया आप लोगों का? चलिए आइए, समझा सबको। फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टन एसेट लाइक जैसे सफिस्टिकेटेड मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम। सिमिलरली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडिटर टू डिटरमाइन द suitability and civil life structures like building. These requirement different skill sets and may be performed by qualified engineers in their respective field. मतलब सिंपल सी बात है, जिसका जो काम है उसी को वो काम करने दीजिए, आपको अननेसेसरी टांग नहीं अड़ाना है, ऐसा ऑडिटर को अपन लोग बोल रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समझिए आप बात को। दूसरा देखो क्या, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट। क्या कहा, बोलो, ऑडिटर इज, अरे सभी लोग बोलो, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट। किस चीज के लिए? इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपीड है, ओरिजिनल है, थर्ड पार्टी से आया, फर्स्ट पार्टी से आया, इसके लिए क्या ऑडिटर यहां पे अथेंटिकेट कर सकता है क्या कोई चीज को? नहीं। मुझे तो जो क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट दे दिया मैं मान लूंगा वही क्या है, फुल एंड फाइनल है करके। आप समझ रहे बात को? ऑडिटर से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पता चल जाना चाहिए था कि वो डॉक्यूमेंट फेक है और वो डॉक्यूमेंट की बदौलत आपने क्या किया, ऑडिट किया। अब एक और चीज का ध्यान रखिएगा। देखो, हमारा जो ऑडिटर होता है ना, ये कंपिटेंट होता है। मैंने आपसे कहा था पिछले क्लास में कि ऑडिटर को अलर्ट रहना है अपने आजू बाजू के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। मैंने एक टर्म यूज किया था उसके लिए, क्या नाम था? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या नाम था, बोलो? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब होता है कि ऑडिटर इज दैट अन्ना हु ऑलवेज रिमेन चौकन्ना। याद आ रहा है आपको, है ना? तो ऐसे केस में सुनिए बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके साथ कि ऑडिटर अगर डॉक्यूमेंट को देखता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर ना सामने वाले पार्टी का नाम है, ना जीएसटी का नंबर है, ना उसके ऊपर इनवॉइस की डेट है, एक कोरा कागज है, उसके ऊपर अमाउंट लिख के दे दिया है कच्चे बिल जैसा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऑडिटर ये बोल सकता है नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट? यहां पे नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसको रीजनेबल जो मतलब थोड़ा तो उसने दिमाग लगाना ही है करके काम में, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। मतलब ऑथेंटिकेशन का भले वो एक्सपर्ट नहीं है, बट ही शुड बी अलर्ट ऑल टाइम कि ये डॉक्यूमेंट सही तो है ना। जैसे मान लो अगर मेरे पास एकदम ओरिजिनल बिल आता है, साइन भी उस करके रखा है, अमाउंट भी है, डेट भी है, जीएसटी नंबर है, इनवॉइस नंबर है, सब कुछ है, तो मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूं ये एक्चुअल है या फेक है करके। जैसा कई बार क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। ठीक है, सुनो। जैसे बहुत से आजकल कैसे जीएसटी की चोरी की जाती है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है। ठीक है, ए लिमिटेड यहां पे सर्विसेज रेंडर कर रहा है, और ये जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, मान लो 1,00,000 रुपए की ये सर्विसेज रेंडर कर रहा है। ठीक है, इस पे 18% का जीएसटी, मतलब कितना हो गया बेटा? 18,000 रुपए। तो वो क्लाइंट से कितना, उसका जो क्लाइंट है वो उससे कितना पैसा लेगा? 1,18,000 रुपए। 1,00,000 है उसे खुद के, और 18,000 किसके है? गवर्नमेंट के, जो उसने कलेक्ट करके रखा है। तो
तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर तुमने कोई परचेसेस वगैरह करके रखे होंगे ना और वो परचेसेस में जीएसटी लग के आया होगा, तो एक काम करो, उसका तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना। क्या ले लेना बोलो? इनपुट टैक्स। जैसे मान लो अगर आप यहां पे 50,000 के, मान लीजिए एग्जांपल 50,000 की आपने कोई खरीदी की है, उसके ऊपर 9,000 रुपए का जीएसटी आया है, तो ए लिमिटेड ने पेमेंट कितने का किया होगा? 59,000 का। तो गवर्नमेंट का कहना है, एक काम करो ना, आप ये 9,000 का क्या ले लो? क्रेडिट ले लो। बोलो क्या ले लो? क्रेडिट ले लो। मतलब हमको इन टोटालिटी में पेमेंट कितना करेंगे यहां पे गवर्नमेंट को? 9,000 का पेमेंट करेंगे। कितने का करेंगे बोलो पेमेंट? 9,000। अब मान लो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां पे ये ए लिमिटेड ने 1,00,000 रुपए की सर्विसेज रेंडर किया, इसके परचेस में कोई भी गुड्स नहीं है, कोई भी सर्विसेज अवेल नहीं किया है इसने, मतलब इसको पेमेंट गवर्नमेंट को कितना देना है? 18,000 रुपए का। तो ये क्या सोचता है, काम करता हूं ना, मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं, दुकानदार वाला मुझे क्या दे देगा? बिल दे देगा। समझिए बात को, दुकानदार मुझे क्या दे देगा? बिल। मैं खरीदी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन उससे एक रजिस्टर्ड बिल ले लूंगा और उसको 59,000 पे कर देता हूं। तो मतलब क्या हुआ? 9,000 का क्या मुझे क्रेडिट मिलने वाला है क्या? बिल्कुल, अब तो मिलेगा ना क्रेडिट, क्योंकि मेरे नाम पे बिल है। समझिए बात को, ये फेक बिल लिया जा रहा है। एक्चुअल में ना गुड्स खरीदा ना कुछ हुआ, मैं सामने वाले के बैंक में पैसा डालता हूं, वो बिल देता है। अब आप कहोगे सर ये तो बेवकूफी हुई ना, 1,00,000 जो आप कमा रहे थे, 50,000 ही आपके पास बचे। यही नहीं, अभी और सुनो, अभी हुआ क्या है कि यहां पे ये व्यक्ति क्या करता है, 57,000 की कैश लौटा देता है। किसको? दुकानदार को कैश में दे देता है, नॉन ट्रेसेबल फॉर्म में कैश लौटा देता है। अब इससे क्या हुआ समझो अब बात को, ये तो बिल बताने ही वाला था, ये किसी और के नाम से बताता, किसी और के नाम से, इसमें इसने 2,000 रुपए कमा लिए कि नहीं कमा लिए? बिल तो उसको बताना ही था यार 59,000 का, तो उसने क्या कर दिया? ए लिमिटेड के नाम से बता दिया। उसने सेल किया था कैश में लोगों को, जैसे लोकल जो हार्डवेयर वगैरह वाले होते हैं ये कैश में सेल करते हैं, अपन लोग कंज्यूमर लोग, अपन के जीएसटी का बिल लेते क्या हर बार? नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर किसी दूसरे दुकानदार या कॉन्ट्रैक्टर को बिल दे देते वहां पे, समझ रहे? उनसे बैंक में पैसा बुला लेते, उनको कैश लौटा देते। 2,000 इन्होंने भी कमा लिया, वहां पे ए लिमिटेड ने भी कमा लिया। क्या ए लिमिटेड के कितने का फायदा हो गया इसके अंदर? 7,000 रुपए का। 9,000 रुपए का जीएसटी, 2,000 उसने दुकान वाले को दिया, तो बचे कितने? 7,000। मुझे आप एक बात बताओ, आप ए लिमिटेड के ऑडिटर हो, क्या आपको एक्चुअल में समझ पाएंगे कि ये बिल फेक है या ये बिल ओरिजिनल है? नहीं, क्योंकि आप कहोगे बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है 59,000 का, बिल आया है 59,000 का, जीएसटी पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है 59,000 का, तो मैं पता कैसे लगाऊं कि ये बिल फेक है? समझे? तो इसलिए बोला गया है कि ऑडिटर ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट को। क्या नहीं कर सकता बोलो? ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट को। मतलब कि जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम बिकॉज ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। सिंपल सी बात है कि मैं डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर चेक कर रहा हूं ये इतने साल पुराना है, इंक कितनी पुरानी है, ऐसा मैं ऑडिटर नहीं कर सकता। इनका कहना है कि आप क्या करो, बस चेक करो कि क्लाइंट के नाम पे है क्या, इनवॉइस है क्या, जीएसटी नंबर है क्या, टोटल है क्या और साइन है क्या, उतना अपने को चेक करना है, बाकी कुछ चेक करने की गरज नहीं है। सभी लोगों को समझा? बोलो जल्दी से समझा? 2 पॉइंट कॉन्सिक्वेंस है। सबसे पहला क्या हुआ, हमारे जो ड्यूटीज के बाहर है, अपन लोग क्या कंप्लीट नहीं है जिस चीज के लिए, क्या उसको करने की गरज है क्या? नहीं है। दूसरा अपन लोगों ने और क्या पढ़ा बताइए जल्दी से, ऑडिटर क्या एक्सपर्ट है क्या ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए? नहीं है। बोलो ऑडिटर एक्सपर्ट है क्या? नहीं है। अब तीसरी चीज देखो यहां पे, हाँ बोलो, मतलब देखो सुनना है बाकी सबको, और देखो क्या ब्लैक मनी ग्रे कैसे करे, आओ देखो सुनो, ए लिमिटेड करके एक शॉप है, एक कंपनी है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए, चलो एक दूसरे इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो एक लास्ट बैच नहीं करना है मेरे को, यहां पे कॉन्ट्रैक्टर एक, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, मान लो कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है,
क्या देता है बोलो जल्दी से, सर्विसेज देता है। अब सर्विसेज ये दे रहा है, यहाँ पे मान लीजिए सर्विसेज दी जा रही है, लेबर सप्लाई की सर्विसेज दी जा रही है। किसकी दी जा रही है बोलो, लेबर सप्लाई। मतलब कुछ नहीं करना है इसको, डेली वेजेस वाले वर्कर्स है उनको ये यहाँ पे बताता है, गवर्नमेंट को देता है काम करने के लिए, और एक प्रिस्क्राइब रेट से पेमेंट उठा लेता है। डेली वेजेस का वर्कर्स फिक्स होता है इनके अंदर, है ना। तो ऐसे केस में मान लीजिए इन्होंने क्या किया, 1,00,000 रुपए की सर्विसेज दी गवर्नमेंट को, उसके ऊपर 18,000 रुपए का बढ़िया से जीएसटी चार्ज किया। वैसे गवर्नमेंट के केस में 12% होता है, बट ठीक है अभी समझने के लिए 18% समझो। तो 1,18,000 का पेमेंट किसको कर दिया, 1,18,000 का बिलिंग कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। किसको कर रहा है, गवर्नमेंट को। और उसके पास लाइबिलिटी कितनी की बन रही है इससे, 18,000 रुपए की लाइबिलिटी बन रही है, किसकी, कॉन्ट्रैक्टर की। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या सोचता है, यार ये 18,000, अब किसी को भी यार बैंक अकाउंट में पैसा आ गया उसके बाद पे करना थोड़ा सा जान पे आता है ना। ऐसा होता है, ऐसा क्लाइंट बोलते हैं सर बहुत जान पे आता है, गवर्नमेंट ही पहले काट ले तो कोई टेंशन नहीं बोले, लेकिन ये आने के बाद देना बड़ी जान पे आती है। तो अब ऐसे इसमें कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा दिमाग लगाता है। अब सिंस लेबर सप्लाई की सर्विसेज थी तो कोई इनवर्ड नहीं था ना बेटा, परचेस तो कुछ हुआ नहीं था, है ना। क्या लेबर को खरीदा ऐसा तो नहीं है ना, लेबर इनवर्ड नहीं है। मतलब देखो जब अगर ट्रेडिंग का मेरा धंधा होता तो ट्रेडिंग केस में गुड्स में परचेस करता और गुड्स को सेल करता तो ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट आ रहा था, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा नहीं है। मतलब प्योर 18,000 गवर्नमेंट को पे करना है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर क्या सोचता है, काम करता हूं मैं ना, बाहर जाता हूं मार्केट में, और जो बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह है ना, जो दुकानदार है, मान लीजिए कोई भी हार्डवेयर शॉप जहां से आप कुछ हार्डवेयर वगैरह परचेस करते होंगे, कभी आपने देखा होगा कि यहां से हार्डवेयर परचेस करते अपने घर वाले, तो वो शॉप को इमेजिन करो, आपने उसको कैश दिया, उसने आपको गुड्स दे दिया ना, उसने कुछ बिलिंग दिया ना कुछ किया, लेकिन कभी ना कभी उसको बिल तो इशू करने पड़ेंगे ना। तो वो क्या करता है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोगों को अप्रोच करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोगों से अप्रोच करते हैं, दुकानदार अप्रोच करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो दुकानदार या वो शॉपकीपर क्या कहता है, शॉपकीपर कहता है कि आप एक काम करो, मैं आपको है ना 50,000 रुपए का बिल देता हूं, जिसके ऊपर 18% के हिसाब से कितना हो गया, 9,000 रुपए जीएसटी हो गया, मतलब 59,000 का बिल हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर कैश में पेमेंट दे तो कुछ, मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कहता है 10,000 के ऊपर आप कैश का ये नहीं कर सकते, आप कैश किसी को दे नहीं सकते। तो इसको ज्यादा रियल बताने के लिए कॉन्ट्रैक्टर इसको किससे पेमेंट करता है बेटा, बैंक से पेमेंट करता है। बोलो किससे करता है, बैंक से पेमेंट करता है। और बिल कितने का ले लिया, 59,000 का ले लिया। अब ये शॉपकीपर के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा बिल पड़ा हुआ है, इसके पास ऑलरेडी गुड्स पड़े हुए, तो शॉपकीपर को पेमेंट करना ही नहीं, क्योंकि उसने भी तो गुड्स को खरीदा होगा ना, तो उसका सेट ऑफ हो जाता है अमाउंट, मतलब उसको पे करने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तो ये नॉर्मल वेस्ट हो रहा था, तो वो किसके नाम से बता दिया उसने, कॉन्ट्रैक्टर के नाम से बता दिया। अब आप कॉन्ट्रैक्टर की पोजीशन समझना, उसके पास 18,000 जो आया है जीएसटी का पैसा देने का, और उसने ये बिल के माध्यम से 9,000 रुपए जुगाड़ लिया है क्या, बिल्कुल। मतलब अब उसको नेट में कितना पे करना है, 9,000 रुपए नेट में पे करना है। अब ये जो शॉपकीपर है इसके बैंक में कितना पैसा आके पड़ा है, 59,000 का, पर ये पैसा एक्चुअल में उसका है क्या, नहीं, ये तो एडजस्टमेंट करने के लिए किए थे अपन ने। तो ये इसके पास कैश ऑलरेडी रखी होती है, जो आपके और मेरे जैसे लोग दुकान पे जाके खरीद के इनको कैश देते हैं, तो ये कैश उसके पास जमा है। ये उस कैश में 57,000 किसको दे देता है, कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, कमीशन काट के। तो 2,000 रुपए किसने कमाया, शॉपकीपर ने कमाया। 7,000 रुपए किसने कमाया, कॉन्ट्रैक्टर ने कमाया। और 9,000 किसने पे किया, कॉन्ट्रैक्टर ने पे कर दिया गवर्नमेंट को, ताकि चोरी पकड़ी भी ना जाए और एक प्रकार से पैसा भी बच जाए। क्या आप बात को समझे, क्या बोलो जल्दी से, बात को समझ रहे हैं क्या। तो ऐसा ये लोग सिस्टम सेट करते हैं, मतलब जहां पे एक्चुअल में कभी गुड्स खरीदता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन उसके पास बिलिंग जरूर आ जाता है जीएसटी अमाउंट का, ताकि वो क्या ले सके, सेट ऑफ ले सके। क्या ले सके, बोलो जल्दी से, सेट ऑफ ले सके। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताता हूं, एक और जो हमको देखने को मिलता है यूजुअली, अगर कोई चीज, अगर मान लीजिए हमारे घर पे कोई सर्वेंट होता है, आप उसको कहते हो भाई एक काम करिए गुड्स खरीद के लेके आ करके, ठीक है। अब वो गुड्स अगर 100 रुपए के हो रहे होंगे ना, तो पक्की बात है वो बिल 150 रुपए का लाने वाला है, वो कभी 100 रुपए का बिल नहीं लाने वाला है, समझना, क्योंकि आप उसको पैसा कितने दे रहे हो, 150। ऐसा ही आप कंपनी के इसमें इमेजिन करके देखो, कंपनी में एक व्यक्ति काम कर रहा है, हमने उसको बोला एक काम करो ये लेके आओ करके, 100 के जगह उसने 150 का बिल निकाल लिया। क्या एक ऑडिटर ये चेक करेगा 150 रुपए का बिल सही है या नहीं है करके? मैं नहीं चेक कर सकता, अमाउंट से मुझे क्या लेना देना, मुझे ये देखना है कि बिल है क्या और बिल पे साइन है क्या और हमारे कंपनी के नाम का है क्या। अब वो गुड्स 150 रुपए के थे, 100 रुपए के थे, 50 रुपए के थे, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्या बात को समझे? तो ऑथेंटिकेशन में कभी भी एक ऑडिटर एक्सपर्ट
नहीं होता है। सभी लोग बोलो, ऑथेंटिकेशन में ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं होता है। ठीक है, आइए अब देखो तीसरी वाली चीज, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। देखो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन अलग होता है ऑडिट से। इन्वेस्टिगेशन में आप पहले से एक प्री कंसीव नोशन बना लेते हो। जैसे आपने अगर सीआईडी वगैरह देखे होंगे बचपन में, तो मर्डर हो जाता है उसके बाद सीआईडी वाले पहुंचते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन ऐसा ऑडिट का ऐसा नहीं है। ऑडिट में अपन जब ऑडिट करने जा रहे हैं ना, अपने को पता नहीं है कि कुछ बुरा हुआ या नहीं हुआ, वो तो ऑडिट करते करते अपने को कुछ बुरी चीज पता चल गई तो बात अलग है, समझ रहे। इन्वेस्टिगेशन में आपका टारगेट होता है कि कुछ तो भी गलत हुआ है और अब मुझे खूनी को पकड़ना है करके, समझ रहे। वैसे कुछ तो भी फ्रॉड हुआ है और मुझे अब वो छोटे इंसान को पकड़ना है, तो उसे मैं कहूंगा इन्वेस्टिगेशन, समझे। लेकिन ऑडिट का ऐसा नहीं है। हम ऑडिट में ये चेक करना चाहते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पैरामीटर्स के हिसाब से बने हैं क्या, और अगर वो पैरामीटर्स के हिसाब से बने हैं तो मुझे क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। मैं कैसा ओपिनियन दूंगा, अच्छा ओपिनियन दूंगा। अच्छे ओपिनियन को एक नाम दिया था मैंने, क्या नाम दिया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या नाम दिया था, बोलो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब कुछ खराब हो गया और वो इंटेंशन से आप चेक कर रहे हो, लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं है। ऑडिट में तो आप बस चेक कर रहे हो ये देखने के लिए कि सब कुछ बराबर है या नहीं है करके, तो रूटीन चेकिंग जैसा बोल सकता हूं मैं ऑडिट को। और इन्वेस्टिगेशन में कुछ खराब हुआ और फिर मैं चेक करने को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टिगेशन। आओ देखते हैं यहां पे। एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या है, पक्की बात है कुछ खराब है और वो रॉन्ग डूइंग को मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर्स ऑफ सर्च एंड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन अ ओथ विच मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। जैसे ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में वो सीएड में दया दनादन याद, मतलब याद है क्या, तो ऐसा थोड़ा एकदम बजाया कि वो बराबर जवाब देता था सामने वाला। लेकिन ऑडिटर ऐसा दे सकता है कि कान के नीचे किसी को भी दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, समझे। क्योंकि यहां पे क्या है, उसके पास लीगल पावर है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन ऑडिटर के पास क्या लीगल पावर है क्या किसी भी प्रकार की, नहीं सर, ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं है, समझ रहे हो बात को, नो लीगल पावर ऑडिटर। उसके बाद देखो फोर्थ, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का विद सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे खूनी को ढूंढना है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस। जैसे फ्रॉडस्टर्स को ढूंढना है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस को माइंड में रख के ऑडिट किया जाता है, सॉरी क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन ऑडिट ऐसा नहीं किया जाता। ऑडिट तो हम इसलिए चेक करते हैं ताकि अपन क्या देख पाए, अच्छा खासा भरोसा, नाम क्या बोले के रखे अपन ने इसको, रीजनेबल अश्योरेंस दे पाए, इसीलिए बस हम लोग ऑडिट करते हैं। बाकी और कोई पर्पस है क्या, नहीं सर, बाकी और कोई पर्पस नहीं है। क्या आप बात को समझे, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे मुझे। आइए देखो, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या था अपना, बताइए। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना, वही है ना, रीजनेबल अश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। चलो एक बार गो थ्रू करो फटाफट स्कोप। जो इंक्लूड नहीं करता है, तीन चीजें इंक्लूड नहीं करता है। पहला, कंपिटेंस के बाहर, दूसरा ऑथेंटिकेशन, तीसरा वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना। देखो, डज नॉट इंक्लूड वॉट, सीआईडी, सी से क्या है कंपिटेंस, आई से क्या है बेटा, जल्दी से बोलो मुझे, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड नहीं करता है, और डी से क्या है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स, डी से क्या है, सभी लोग बोलो डॉक्यूमेंट्स, है ना। ड्यूटी मतलब मेरा यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा डॉक्यूमेंट्स को, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, सी से कंपिटेंस है बेटा, आई से इन्वेस्टिगेशन है और डी से डॉक्यूमेंट है।
हो गया, चलो चालू करें, आगे बढ़े, आइए देखेंगे क्या देखने जा रहे हैं अभी हम लोग। इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, नया टॉपिक है अपना, कौन सा? इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, आओ। देखो, जो अपना ऑडिटर होता है बेटा, अपन ने क्या पढ़ा है, ऑडिटर कैसा ओपिनियन दे सकता है अपना? ऑडिटर यहाँ पे अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड, किसी भी प्रकार का ओपिनियन दे सकता है, लेकिन ये जो ओपिनियन के ऊपर अश्योरेंस दे रहा है, या ये जो अश्योरेंस ऑडिटर दे रहा है, ये कैसा अश्योरेंस दे रहा है ऑडिटर? रीजनेबल। कैसा अश्योरेंस दे रहा है, बोलो जल्दी से? रीजनेबल अश्योरेंस। क्या वो यहाँ पे एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहा है क्या? नहीं सर, वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे रहा है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब होता है 100% गारंटी देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती मिलिच नहीं सकती करके, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। लेकिन ऑडिटर जो दे रहा है वो देता है रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब कैसा अश्योरेंस होता है बेटा? हाई लेवल। बोलो कैसा अश्योरेंस होता है? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूं आपको पता है, लेकिन फिर भी और थोड़ा समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर 1,00,000 रुपए का, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन है, 1,00,000 रुपए के ट्रांजैक्शन में अगर आपको पता चलता है कि 10 रुपए की गड़बड़ की गई है, तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? मुझे एक बात बताओ, नहीं। लेकिन 1,00,000 रुपए के अंदर अगर 10,000 रुपए की फर्क यहाँ पे पड़ा है, तो आपको कुछ तो भी लगने वाला है क्या? ऐसा लगने वाला है, बोलो ना। दोनों है तो गलती है ना, बोलो जल्दी से, दोनों है तो गलती आई। लेकिन जिस गलतियों से आपको कुछ कुछ होता है, मतलब जिस गलतियों से आपको कुछ तो भी लगे, तो उसे अपन लोग क्या नाम देते हैं? मटेरियल मिस्टेक। गलती को नाम देते हैं मिस्टेक, और कुछ कुछ हो रहा है उसको क्या नाम देंगे? मटेरियलिटी। समझ रहे? तो कुछ कुछ जब होता है अपने को गलती को देख के, मतलब गलतियों के कारण अपने को कुछ कुछ होता है, तो ऐसे केस के अंदर उसे क्या नाम देते हैं? उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बोलो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये जो ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है ना, तो ऑडिटर ये कह रहा है कि मैं अच्छा खासा भरोसा दे सकता हूं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी गलती नहीं है जिससे आपको क्या हो? कुछ कुछ हो। समझ रहे हैं ना? जिससे आपको कुछ तो भी हो रहा है, ऐसी गलतियां नहीं है। ऐसा कौन दे रहा है? ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है। रीजनेबल, अब मान लो जैसे कल चल के 1,00,000 रुपए के अंदर यहाँ पे 10 रुपए का फ्रॉड मिला, तो अपन क्या बोलेंगे? ये समझो, रीजनेबल अश्योरेंस इसको कवर कर लिया था। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे देता और 1 रुपए की भी गलती मिल जाती 1,00,000 के अमाउंट में, तो मैं क्या कहता? गलती मतलब गलती। एब्सोल्यूट तो 100% भरोसा होता है, लेकिन रीजनेबल का मतलब होता है देखो गलतियां तो है इसके अंदर, पर इतनी नहीं है कि आप उससे चेंज कर लो अपने ओपिनियन को। ऐसा होता है रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब। समझ रहे हैं? अब सवाल यह बनता है कि रीजनेबल अश्योरेंस आखिर क्यों दिया जाता है? तो ये 4-5 रीजन से, ये 5 रीजंस के कारण हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं, और हम लोग क्या नहीं दे सकते? एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। तो एग्जाम में सवाल कैसा बनता है? व्हाई ऑडिटर गिव्स रीजनेबल अश्योरेंस इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट अश्योरेंस? तो उसके अंदर आप लिमिटेशन के 5 पॉइंट्स लिखोगे। समझ रहे बात को? सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पे बोला जा रहा है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बोला जा रहा है? सभी लोग बताइए मुझे जल्दी से। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ, सभी लोग बोलो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो फाइनेंशियल, अच्छा चलो आओ देखो एक एक। फर्स्ट पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना कौन रहा है बेटा? कौन बनाता है? ऑडिटर बनाता है या मैनेजमेंट बनाता है? मैनेजमेंट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कल देखे थे हम लोगों ने। तो ये जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है ना, तो मैनेजमेंट अलग अलग प्रकार के जजमेंट लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, है ना? अलग अलग प्रकार के जजमेंट मैनेजमेंट ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इन्वेंट्री नाम से चीज होती है। याद है इन्वेंट्री होता है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है, बैलेंस शीट में भी होता है। अब ये जो इन्वेंट्री है, इसको AS2 कहता है कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में आपने रिकॉर्ड करना चाहिए। अब कॉस्ट तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाएंगी, लेकिन NRV क्या है? मैनेजमेंट का जजमेंट है।
समझ रहे हैं बात को? मान लो 100 रुपए किसी गुड्स की कॉस्ट आ रही है, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे है ना, हम 90 रुपीज में इसको बेच सकते हैं, तो एनआरवी कितनी हो गई, 90। लेकिन अगर मैंने 90 रुपीज कर दिया इन्वेंट्री को, मुझे आप एक बात बताना, मेरा स्टॉक कम होगा कि नहीं होगा? स्टॉक कम होगा। स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो जल्दी से। स्टॉक का वैल्यू कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम होगा। प्रॉफिट कम हुआ तो स्टेक होल्डर्स को लगेगा कि कंपनी क्या है, कंपनी नुकसान में जा रही है। तो मैनेजमेंट क्या सोचता है, मैनेजमेंट सोचता है ये मेरा जजमेंट की बात है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी का ये जो स्टॉक है ना, ये 102 रुपए में बिकने वाला है। मतलब मैनेजमेंट अब कितने में रिकॉर्ड कराएगा स्टॉक को? 100 रुपए में रिकॉर्ड करवाएगा। क्या 100 रुपए से कोई फर्क पड़ा क्या बैलेंस शीट पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे एक बात बताइए, एज अ ऑडिटर मुझे कैसे समझेगा? मैं तो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता ना। हाँ, मैं ये जरूर चेक कर सकता हूं कि स्टॉक की कॉस्ट कितनी है। क्या मैं एनआरवी को निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता। और पहली बात तो ये कि ऑडिटर जो है ना, समझिए बात को, ऑडिटर बाद में ऑडिट करता है। 31 मार्च को थोड़ी ऑडिट कर रहा हूं मैं, तो जुलाई में, मैं तो बाद में ऑडिट करूंगा ना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो तब तक वो जो सिचुएशन है एनआरवी की, वो हो सकता है बीत चुकी हो, वो सर्कमस्टांसेस जा चुका हो, मार्केट में वो समय डाउनफॉल था और अब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है कि हाँ कॉस्ट ही होना चाहिए। समझ रहे क्या बात को? बोलो जल्दी से। तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि इसी प्रकार से मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट लेता है। क्या लेता है? बोलो जल्दी से। मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट लेता है, और वो जजमेंट के बेसिस पर 100% एक्यूरेसी मिल सकती है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? नहीं मिल सकती। सीधी सी बात है ना, पक्की बात थोड़ी है कि 100 रुपए 90 रुपए क्या है करके। उसी प्रकार से मैनेजमेंट अंदाजा लगा रहा है कि इस बार 10,000 रुपए के बैड डेट्स होंगे। क्या एक्चुअल में 10,000 के होंगे? ऐसा पक्का है क्या कि 10,000 पे आके रुक गए बैड डेट्स, कि नहीं अब अगले साल होता हो करके इस साल मैनेजमेंट का ये प्रोविजन खत्म? ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। मतलब क्या मैं एक्यूरेटली 100% अश्योरेंस कभी भी दे पाऊंगा क्या? कभी नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? बैलेंस शीट में जजमेंट होते हैं। जजमेंट कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। तो ऐसे केस के अंदर मैं 100% अश्योरेंस कभी नहीं दे सकता, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या आप बात को समझे क्या? सारे के सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप बात को समझ रहे? सभी लोग बोलो, आओ देखो, हाँ बोलो, आओ चलो पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है प्रिपरेशन? मेनी जजमेंट्स। क्या इन्वॉल्व कर रहा है? बोलो जल्दी से। जजमेंट। किसके जजमेंट है ये? मैनेजमेंट के जजमेंट। किसके जजमेंट? बोलो बेटा, मैनेजमेंट के जजमेंट। ठीक है, आओ फिर उसके बाद, these judgments may involve subjective decisions or a degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to take absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error. मतलब ही मैं 100% भरोसा नहीं दे सकता, ऐसा इनका कहना है। देखो, one of the premises का मतलब होता है assumption. One of the premises for conducting audit is that management acknowledges its responsibility. मतलब क्या? मैनेजमेंट जानती है और मैनेजमेंट मानती है क्या? कि responsibility of preparation of financial statements in applicable FRF किसका है बेटा? यहाँ पे जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है, और इंटरनल कंट्रोल को लगाने की भी जिम्मेवारी किसकी है बेटा? मैनेजमेंट। मुझे बताइए, हल्दीराम के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व होना चाहिए बिलिंग के अंदर, क्या ये ऑडिटर जाके बताएगा कि मैनेजमेंट खुद लगाएंगी? मैनेजमेंट खुद लगाएंगी, क्योंकि प्रोटेक्ट किसको करना है? रेवेन्यू मैनेजमेंट को। पैसा किसको कमाना है? मैनेजमेंट को। इंटरनल कंट्रोल कौन लगाएगा? मैनेजमेंट लगाने वाला है। अब फिर देखो, however, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation. देखो क्या होता है कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या वाकई इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट करे? ऐसा सही या सही से इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट करे? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। हो सकता है कोई इंटरनल कंट्रोल को क्या कर जाए? ओवरराइड कर जाए। बोलो क्या कर जाए? ओवरराइड। आओ मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल देके। देखिए, हमारे कंपनी के अंदर हम लोगों ने एक सिस्टम बना के रखा है। वो सिस्टम क्या कहता है? देखिए कि जब भी कोई गुड्स गेट के अंदर से
समझिए बात को, फैक्ट्री गेट से अंदर आए ना तो वहां पे गुड्स रिसीट नोट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बोलो? गुड्स रिसीट नोट। अब ये गुड्स रिसीट नोट के ऊपर साइन करेगा कौन? इस गुड्स रिसीट नोट के ऊपर साइन करेगा यहाँ पे गेट कीपर, और ये जीआरएन को भेज देता है अकाउंटेंट के पास। किसके पास भेज देता है बोलो? अब अकाउंटेंट इसको वेरीफाई करेगा और अकाउंटेंट पार्टी को पेमेंट कर देता है। क्या कर देता है बोलो? पार्टी को पेमेंट कर देता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे अकाउंटेंट और गेट कीपर क्या कर जाते हैं? कल्यूड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बोलो? कल्यूड। मतलब ये दोनों एक हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि एक काम करते हैं, हम फेक बिल लाएंगे, फेक जीआरएन में पास करवा दूंगा, तुम यहां पे क्या करवा देना? पेमेंट करवा देना। इतने करोड़ों के पेमेंट तुम करते हो, उसमें लाख 1.5 लाख का फर्क भी नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये दोनों कल्यूड करके इन्होंने एक डमी पार्टी क्रिएट की है और क्या कर दिया? उसको पेमेंट कर दिया। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया था कि गुड्स रिसीट कोई और करेगा, पेमेंट कोई और करेगा, तो ये क्या इंटरनल कंट्रोल ओवरराइड हो गए क्या? सभी लोग बताइए। हाँ, ये ओवरराइड हो गए। और क्योंकि इंटरनल कंट्रोल ओवरराइड हो गए, तो ऐसे केस के अंदर क्या ऑडिटर को पता लगने वाला है क्या? नहीं। वही वाली चीज, ऑडिटर बोलेगा मेरे सामने तो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे बिल दिख रहा है, पेमेंट दिख रहा है, बस खत्म हो गई बात। मैं तो ऐसा ही कहूंगा आपके साथ। समझ रहे बात को? इसलिए हम लोग कैसा अश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। कैसे बोलिए जल्दी से? रीजनेबल। इंटरनल कंट्रोल का एक और एग्जांपल, जैसे आपने जनरली अगर आप छोटे से किराना शॉप वगैरह में जाओ ना, तो वहां पे जो भैया होते हैं बेटा, वो एक तो पहली बात तो गल्ले पे वो बैठते हैं, और उनके पीछे आप देखना काजू किशमिश जितने भी ड्राई फ्रूट्स हाई वैल्यू आइटम्स होती है ना, वो उनके पीछे रखी होती है। समझ रहे हैं बात को? और जैसे मान लीजिए यहाँ पे व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये अंदर गोडाउन में जहां लेबर वगैरह काम करते हैं वहां रखे जाते हैं, बराबर। अब आप इमेजिन करके देखो उल्टा सिचुएशन, अगर काजू किशमिश बादाम अंदर रख दी जाए और यहाँ पे पीछे में व्हीट राइस वगैरह रख दूं, तो आपको लगता नहीं जितने बिकेंगे नहीं उससे ज्यादा लेबर मजे ले लेंगे उसके? अरे बोलिए ना जल्दी से। तो ये एक क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल लगाया गया कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये मैं खड़ा हूंगा, पीछे यहाँ पे हाई वैल्यू आइटम से, ताकि मैं कैश भी कलेक्ट कर सकूं और हाई वैल्यू चीजें सिक्योर भी हो जाए। ये एक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? कम ऑन एवरीवन जल्दी से। तो ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं जिसको लोग क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। जैसे मैं आपको बता दूं, पुराने कैब्स में जब पहले ना रामदासपेट में कैब्स की प्रेमाइसेस हुआ करती थी, बहुत पहले, इससे पहले धर्मपेट में थी, और जब मैं सीपीटी में था, फाउंडेशन में था, तब वो रामदासपेट में। तो वहां पे क्या था एक्चुअली कि अटेंडेंस होता था वो आईडी कार्ड से, आईडी कार्ड को ऐसे स्कैन चिप लगी रहती थी, उसको स्कैन करो तो अटेंडेंस मार्क होता था। ठीक है। अब अगर हम 2-3 दिन नहीं आए कभी, तो ऐसे केस में घर में फोन चले जाता था, और सीबीएसई में बहुत कम लोग थे, 25-30 लोग वगैरह ऐसा हुआ करते थे, तो जल्दी से एकदम थोड़ा ज्यादा ही ट्रैक रखते थे। फिर अब तो अब किसी दिन काम भी है, बाहर भी जाना है, और घर पे भी नहीं बताना है, तो ऐसे केस में अब करे क्या? बंक भी मारना है और बाहर भी जाना है। तो हमने क्या कर दिए थे, जो अटेंड कर रहा है क्लासेस उसको हमने हमारा आईडी कार्ड दे दिए, क्योंकि थंब तो लग नहीं रहा, रेटिना तो लग नहीं रहा, तो अपने को करना है कोई भी कार्ड को स्कैन करे, किसको? मशीन को थोड़ी पता चल रहा नहीं तो इंद्रेश नहीं है करके, है ना। तो ये क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल लगाया और हमने उसको क्या कर दिए? बोलो जल्दी से, ओवरराइड कर दिए। बोलो क्या कर दिए? ओवरराइड कर दिए। समझ रहे? तो ये पूरे क्या होता है, ऐसे कई बार, ऐसी कई जगह इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दिया जाता है फ्रॉड करने के लिए। भले मैनेजमेंट ने सिस्टम लगाया है, मैनेजमेंट ने सब कुछ करके रखा है, बट इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड या एरर हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मैं यहां पे कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दो। अब सेकंड चलेंगे यहां पे, और सेकंड कौन सा है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बोलो जल्दी से। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? नेचर ऑडिट प्रोसीजर, याद करो मैंने आपको ऑडिट प्रोसीजर करके टर्म बताया था, किसको याद आ रहा है क्या? किसको याद है ऑडिट प्रोसीजर मतलब? हाँ बिल्कुल सही। ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या होता है? ऐसे टूल्स होते हैं जिसको लगा के आपको क्या मिलते हैं? आपको ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बोलो जल्दी से। ऑडिट एविडेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, इंक्वायरी हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, ये सब एक ऑडिट प्रोसीजर के पार्ट हो गए। यूनिट नंबर 4 चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ना है अपने को, जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। तो ऑडिट प्रोसीजर लगा के अपने को क्या मिलता है बेटा? ऑडिट एविडेंस मिलता है। समझ रहे बात को? ऑडिट प्रोसीजर लगा के अपने को मिलता है ऑडिट एविडेंस। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाया, मैंने ऑडिट एविडेंस भी गैदर किया, और ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर मैंने जजमेंट दे दिया।
यही मेरा रोल कॉल है, बराबर ना। अब आप सोच के देखो, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फेक कर दिया गया या वहां पे ट्रांजैक्शन ऐसे बनाए गए बेटा जिससे मुझे लगे कि यार ये तो सच्चाई है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करो, बोलो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? मतलब हमारी जो एंटिटी है वो ऐसे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है जिसके साथ हमारे डायरेक्टर्स या हमारे की मैनेजरियल पर्सन का कोई खास संबंध है, उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में क्या अमाउंट को आसानी से बदला जा सकता है? क्या यहां पे सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं क्या? ना सामने वाला गुड्स भिजवा रहा, बस अपन उसको पेमेंट दे दे रहे और पेपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहां पे बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, जब कोई पार्टी रिलेटेड नहीं होती है ना, वहां पे पॉसिबल नहीं होता है इतने जल्दी आसानी से फ्रॉड करना। लेकिन अगर कोई पार्टी रिलेटेड है तो उनके साथ फ्रॉड करना आसान है क्या? हाँ सर, उनके साथ फ्रॉड करना आसान है। तो इनका कहना है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में मैं ऑडिट प्रोसीजर तो लगाऊंगा, ऑडिट एविडेंस को भी गैदर करूंगा, लेकिन वो ऑडिट एविडेंस किस, मतलब ऑब्वियस सी बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर फेक होंगी तो मुझे ऑडिट एविडेंस भी क्या मिलने वाला है? फेक मिलने वाला है। और मैं गलत चीज को भी क्या सही मान लूंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल मानने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी से मैंने 1 लाख रुपए का परचेस किया, वो 1 लाख का बिग जो यहां पे बिल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, मैं चेक कर रहा हूं, मैं रिलेटेड पार्टी से कंफर्म करा रहा हूं, वो भी कह रहा है 1 लाख का बिल दिया, ये भी कह रहा है 1 लाख का बिल है, मैं तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन दोनों के बीच में क्या वाकई में ट्रांजैक्शन था क्या? नहीं था। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला जाता है? सभी लोग बोले कि मेरे नेचर की कभी कभार मेरे ऑडिट प्रोसीजर भी है ना, मुझे कंप्लीट एविडेंस नहीं देने वाले। मान लो मैंने मैनेजमेंट से कहा कि मुझे सितंबर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए। अब मैनेजमेंट जानता था कि सितंबर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड है, तो क्या मैनेजमेंट इतने आसानी से मेरे साथ बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर करने वाला है क्या? नहीं करने वाला है, समझ रहे? तो ऐसे अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बावजूद मुझे ऑडिट एविडेंस मिलेंगे क्या? नहीं सर, मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे। बस यही यहां पे ये लोग कह रहे हैं। समझ गए आप बात को? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो, है ना। जैसे एक और एग्जांपल दे दो, यूजुअली कैसा होता है मैं बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, वो अपने पर्सनल, समझना, पर्सनल ट्रिप के लिए बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो किससे करवाते हैं? कंपनी से करवाते हैं। खर्चा किस में बताते हैं? कंपनी में बनाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या मानूंगा कि ट्रिप किसकी है? बिजनेस ट्रिप है करके, और मैं ऑडिटर उसको डिनाई कर सकता है क्या? नहीं। जैसे भारत पे के केस में जो अश्नीर ग्रोवर था, उनकी वाइफ ने अपने जो बाकी कॉस्मेटिक्स के खर्चे थे वो दनादन भारत पे में डेबिट मरवा दिए। समझ रहे हैं आप बात को? अब वही उससे पता चला कि इनके पर्सनल एक्सपेंसेस डायरेक्टर्स के कहां पे आ रहे? भारत पे के अंदर आ रहे। तो ऐसे केस में गड़बड़ होने वाली है कि नहीं होने वाली है? बिल्कुल सर। तो ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया, डायरेक्टर्स ने उनको निकाल दिया। हालांकि उनके ऊपर क्या जजमेंट है, कौन सही था कौन गलत था, वो टोटली डिफरेंट मैटर है। लेकिन ऐसे केस के अंदर यहां पे क्या होता है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कभी कभार मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा ना कि एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन है वो वाकई में हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसा यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं। समझ गए क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलिए, मुझे समझ रहे हैं क्या आप बात को, है ना। चलिए आइए रीड करेंगे थोड़ा सा, देखो, फिर इसके बाद लिखाता हूं मैं आपको और फिर से पढ़ाऊंगा दूसरा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। क्या करता है वो? सभी लोग बोलिए मुझे। ऑडिट एविडेंस थ्रू, कैसे करेंगे वो? बाय परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो मैंने आपसे कहा था ऑडिट प्रोसीजर अपन किसके ऊपर लगाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। इससे अपने को क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर अपन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और कंक्लूजन के बेसिस से ओपिनियन देते हैं। ठीक है, आओ फिर देखो। However, there is a practical and legal limitation on ability of the auditor to obtain audit evidence. He forms his opinion only by testing samples. It is an example of the practical limitation of auditor's ability to obtain audit evidence. सिंपल सी बात है, क्या ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है क्या? आप मेरे को एक बात बताइए। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है 100% ट्रांजैक्शन को चेक करना। अगर कोई रिलायंस के 100% ट्रांजैक्शन चेक करने गया तो 2-3 साल वो ऑडिट ही करते रहेगा और उसके बाद वो रिपोर्ट निकलेंगी। लेकिन तब तक क्या उस रिपोर्ट का कोई फायदा रहने वाला है क्या? कोई फायदा नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को? आइए फिर देखो। Management may not provide complete information as requested by auditor. There is no way by which auditor can force management to provide complete information as may be requested by auditor. In case he is not provided with required information, he can only report. मतलब अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आएंगी तो मैं क्या कर लूंगा? ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट दे दूंगा कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई करके।
बराबर ना। तो ऑडिटर के पास एज सच कोई बहुत भारी पावर नहीं आता है, मतलब अगर उसको रिपोर्ट दे दिए होते या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए होते और मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता तो क्या मैं बता पाता ना कि फ्रॉड है या नहीं है। पर यहां पे कब मैं क्या बता पा रहा हूं, क्या नहीं सर मैं नहीं बता पा रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रैपुलस पीपल, मतलब छोटे लोग भरे ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रॉड करते हैं। ठीक है, एंड मे बी इटसेल्फ इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड। अब मुझे एक बात बताइए, कौन से फ्रॉड को ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, जो लोअर लेवल वाले एम्प्लॉय ने किया या जो सीनियर लेवल वाले पर्सन ने किया? सीनियर लेवल वाले पर्सन, क्योंकि वो तो पूरे सिस्टम को चेंज कर डालेंगे फ्रॉड को करने के लिए। आप समझ रहे हैं क्या, है ना। तो ऐसे केस के अंदर और सीनियर लेवल पे इतने आसानी से बेटा शक भी नहीं होता है। अपने को लगता है ये चिंदगिरी कौन करेगा, एम्प्लॉय लेवल करके, लेकिन एक्चुअल में कौन फ्रॉड करता है, सीनियर लेवल वाले बहुत बड़े अमाउंट का फ्रॉड करते हैं, अपन सोच नहीं सकते। ठीक है, फिर देखो डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड बिफोर द ऑडिटर में लीड हिम टू बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस इज वैलिड। ऑडिट एविडेंस क्या बेटा, वैलिड है। हाउएवर इन रियलिटी सच डॉक्यूमेंट में बी फेक और जेन्युइन। मैं आपको एक फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूं अभी, जिसका नाम है सत्यम स्कैम करके। आपने सुना है क्या, पढ़ा है क्या, लेकिन किस कहां पे पढ़ा है आपने, लॉ में पढ़ा है सत्यम स्कैम? आओ ध्यान दो, सुनो। देखो हुआ क्या था सत्यम स्कैम के अंदर, समझिए बात को। क्या नहीं दिख रहा है? ठीक है, आओ देखो, पहले क्यों नहीं बोल दिए थे? तो सुनो बात को, रामलिंगा राजू के बारे में बात करेंगे। रामलिंगा राजू ने यहाँ पे 1991 में सत्यम कंप्यूटर्स की शुरुआत की थी। और सत्यम कंप्यूटर्स में बेसिकली ये लोग क्या, जैसे टीसीएस, एक समय तो टीसीएस और इन्फोसिस से ऊपर का वैल्यूएशन चल रहा था किसका, सत्यम कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो ये कंपनी एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो सत्यम कंप्यूटर्स था, वो काफी साउंड बिजनेस था इनका, काफी साउंड बढ़िया अच्छा धंधा कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, रामलिंगा राजू का जो ध्यान है ना बेटा, वो रियल एस्टेट की ओर थोड़ा सा, उसको ऐसा लगा कि रियल एस्टेट में पैसा बनाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, हैदराबाद के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना चालू किया। 2006 या 2005 से लेके इन्होंने एक्वाइजेशन चालू कर दिया। और अब क्या होता है, फिर एक समय ना बेटा पैसा कम बढ़ना चालू हो गया कि कितना रियल एस्टेट में एक्वायर करेंगे ना। तो इन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी साउंड थे और लोगों को भरोसा था इस कंपनी के ऊपर, तो इन्होंने इसके सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल्स के बेसिस पर क्या लेना चालू किया, लोन लेना चालू किया। समझना बात को, लोन लेना चालू किया और वो लोन के लिमिट को भी एग्जॉस्ट करके रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्होंने लगा दिया। अब रामलिंगा राजू को और पैसे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने क्या किया, सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल्स के अंदर है ना स्कैम करना चालू कर दिया। क्या कर दिया, स्कैम। जैसे कि कभी सेल किसी पार्टी को हुआ नहीं, फिर भी उन्होंने सेल बता दिया, है ना। समझिए बात को, फेक बैंक अकाउंट तक आज जनरेट कर दिए, फेक बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट ला दिए कि उन पर्सन से अपने को पेमेंट मिला, फेक एफडी की रिसीट्स लेके आ गए, सारी चीजें फेक बनाना चालू कर दिए। इससे क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग नजर आया। और क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग था तो जितने भी आम जनता थी, जनरल पीपल था, उनका भरोसा किसके ऊपर बढ़ने लगा, सत्यम कंप्यूटर्स के ऊपर बढ़ने लगा। और उन्होंने हाई प्राइजेस के ऊपर भी शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया था। अब आप सभी लोग जानते हो प्रमोटर्स के पास एक अच्छी खासी इक्विटी होती है अपने खुद के कंपनी की। तो रामलिंगा राजू ने क्या किया, ये हाई प्राइसेस पे अपनी इक्विटी को सेल कर दिया। मतलब इसके कारण क्या होगा, अब बहुत सारा पैसा फिर से आएगा रामलिंगा राजू के पास, उससे वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। और जब प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन ऊपर जाएंगे, सारे प्रॉपर्टीज को बेच के वो पैसा कहां पे लेके आ जाएगा, फिर से सत्यम कंप्यूटर्स में लेके आ जाएगा। ऐसा उसका ओरिजिनली प्लान था। लेकिन 2009 में क्या हुआ, बहुत भयंकर ट्रेड डिप्रेशन आया, जिसके कारण रियल एस्टेट की प्राइसेस ऑलमोस्ट 20% पे गिर गई थी। मतलब कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीदा था रामलिंगा राजू ने, तो वो 20 लाख रुपए में अब मिल रही थी। तो ऐसे केस में अब फिर रामलिंगा राजू के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब ये पूरे सिनेरियो में हुई एक चीज समझना बात को, क्या कि रामलिंगा राजू ने यहां पे जो फाइनेंशियल्स थे ना, वो फाइनेंशियल्स को फेक कर दिया था। यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी फेक बनाया और एफडी भी फेक बनाया।
तो यहां पे अब ऑडिटर के ऊपर जिम्मेवारी आती है, ऑडिटर ने ऑडिट तो किया होगा फाइनेंशियल्स का, ऑडिटेड रिपोर्ट तो मिले ना बेटा। तो ऑडिटर से पूछा गया कि जब आपने ऑडिट रिपोर्ट दिए तो आपने ऐसे कैसे रिपोर्ट दे दी, क्या आपने चेक नहीं किया क्या? ऑडिटर का सिंपल सा कहना था, मुझे कैसे पता चलेगा कि एफडी के पीछे पैसा है या नहीं है, या एक्चुअल में एफडी है या नहीं है? मैं एफडी रिसीट को चेक किया और एफडी रिसीट सही थी तो मैंने उसको मान लिया, और सही भी ऑडिटर, गलत नहीं है। क्या ऑडिटर डॉक्यूमेंट को देख के जजमेंट बना सकता है क्या ये डॉक्यूमेंट रियल है या फेक है? नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी यहां पे सत्यम कंप्यूटर्स के ऑडिटर को जेल में डाला गया। क्यों डाला गया? उसका यह कहना था, समझिए, अगर आपके टोटल असेट 10 लाख रुपए के हैं, जिसमें से 6 लाख रुपए की अगर एफडी है, मतलब 60% अगर एफडी आपको दिख रही है, तो आप एक काम तो कर सकते थे ना, और वो क्या, बैंक में जाके एक्चुअल में वेरीफाई कर लेते कि वाकई में एफडी है या नहीं है करके। समझ रहे क्या बात को जो मैं कह रहा हूं? तो ऐसे केस में क्योंकि ऑडिटर ने यहां पे नेग्लिजेंटली काम किया, इतना मटेरियल अमाउंट होने के बावजूद आप बैंक में नहीं गए, आपने ये चेक नहीं किया कि एफडी एक्चुअली में है या नहीं है, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं कौन इन्वॉल्व है? यहां पे कहीं ना कहीं ऑडिटर इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है बोलो जल्दी से? ऑडिटर इन्वॉल्व है। और इसीलिए यही कारणवश ऑडिटर को भी यहां पे सजा हुई थी बेटा, किसके केस में? रामलिंगा राजू के केस में। समझ रहे हो आप बात को? तो सत्यम कंप्यूटर्स के मदद से अपने को क्या देखने मिला कि रियलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स फेक है या जेन्युइन है, ये ऑडिटर को पता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है सर, नहीं पता चल सकता है, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, some related party transaction may be a paper transaction which auditor may not be able to detect। ऑडिटर को कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में तो पता भी नहीं चलेगा कि ये सिर्फ पेपर पे हुए, एक्चुअल में ना कभी गुड्स आए ना कभी सर्विसेज आई है, बस सामने वाले को पेमेंट हो गया है। तो ऑडिटर को शायद कभी पता भी ना चले कि ये ट्रांजैक्शन गलत हुए हैं करके। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे मुझे। तो 2 पॉइंट अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहला क्या था? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहला क्या था बोलो सभी लोग? सभी लोग बोलेंगे, जम से बोलेंगे, नीचे वालों की प्रैक्टिस डिस्टर्ब होना चाहिए। चलो 1 2 3 गो। पहला क्या है? दूसरा क्या है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कौन से बोलो? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। समझाया क्या इतना? पक्का है? जल्दी से बोलिए, जल्दी से, है ना? चलो बेटा, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है जरा बताना तो मेरे को। हाँ हाँ, कवरेज, रिलायबिलिटी, सीपीआर है, कवरेज हुआ, रिलायबिलिटी हुआ, पी से क्या है? प्रॉपर डिस्क्लोज। सही है क्या? अरे बोलो जल्दी से, हाँ सही है। अच्छा मुझे बताइए, और कौन बताएगा ऑडिट की डेफिनेशन? कौन बताएगा? हाँ बताओ। ठीक है, परफेक्ट है। उसके अलावा एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट में क्या क्या आता है? लास्ट बेंच आप। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल डूइंग ऑडिट। दो चीजें थी, एंट्रीज और स्टेटमेंट। याद आ रहा है वो? एंट्रीज में क्या क्या था? हाँ, एविडेंसेस, बिल्कुल। अकाउंट्स एंट्रीज से बने बराबर। तीसरा, और एंट्री, कोई भी एंट्री क्या नहीं होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए? छूटी और झूठी नहीं होनी चाहिए, ओमिशन नहीं होना चाहिए एंट्रीज का। फिर स्टेटमेंट अपन ने देखा था, स्टेटमेंट में 3 पॉइंट था। पहला क्या था? डी, डीसीडी। डी से क्या है? रुक जाओ रे, प्रॉपर डिस्क्लोजर, ठीक है मान लेते हैं। सी से क्या है? कंप्लीट डिस्क्लोजर। अरे सी से क्या है? क्लासिफिकेशन। और एक और डी से क्या है? क्या है एक और डी से? उसके बाद इधर साइड क्या था? सेकेंड पॉइंट में क्या है? ट्रू एंड फेयर। और तीसरा क्या है? क्लियर एंड। क्यों, ध्यान क्यों नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, एक चैप्टर भी नहीं हुआ अपना पढ़ के। क्यों? अरे ये तो बहुत बेसिक है कुछ।
मतलब ये तो याद रहना ही चाहिए यार, इतने बार रिवाइज कर लिया अपन ने। और घर पे आपने भी पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े घर पे, मैं बताता हूं आपको। मैं बोला था 10 मिनट पढ़ो, याद रहेगा। सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की गरज है बेटा, ऑडिट पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको बाद में। अगर आपने क्लास में ध्यान दे दिए, क्लास में रिवाइज कर लिए, क्लास में अच्छे से समझ लिए और घर पे 10 मिनट पढ़ लिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और एक होमवर्क क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, बस इतना थोड़ा थोड़ा करते रहो। बाद में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लगा देंगे ऑडिट, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपके, वही जो तुम समझ रहे हो। अरे मतलब सही में, मतलब वाट वाट बोल रहा हूं मैं, वाट लग जाएंगी, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। आपको पल्ले नहीं पड़ेगा चालू का हो रहा है खत्म का हो रहा है करके, क्योंकि इतना भयंकर थेरी है कोर। अरे पूरा थेरी है बेटा, बहुत ज्यादा 100% थेरी है, समझिए आप बात को। तो आपको समझ झेपा नहीं जाएगा कि चल क्या रहा है मेरे आजू बाजू। तो उससे अच्छा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और लिटरली बोल रहा हूँ, सिर्फ 11 चैप्टर है, पहले तो भी 13 चैप्टर होते थे, अब तो सिर्फ 11 बचे है ना। तो पढ़ लो साथ साथ में, अच्छा होगा। इसलिए हमने बैच लंबी बनाई है, नहीं तो पहले बैच 1.5-2 महीने में कंप्लीट करो, अब 3 महीने बैच चलेंगी। समझ रहे बात को? क्योंकि 2 घंटा मुश्किल होता था ऑडिट पढ़ना, अभी तो अच्छा है 1.5 घंटा पढ़ना है अपने को, उसमें भी लिखना है, उसमें भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है। तो रोज रोज अगर आप करते रहोगे ना, तो देखो क्या हो रहा है। मैं आपको एक तरफ नोट्स लिखा रहा हूं, एक तरफ आप क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख रहे हैं, दूसरे तरफ रिवाइज कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, घर पे रिवाइज कर रहे हैं। अब एक साथ बैच खत्म होने तक अगर आप 4 बार पढ़ लिया आपने, तो आप कैसे भूल सकते हैं? और भूल रहे तो कुछ तो भी डिफॉल्ट है यहाँ पे फिर। अब 4 बार पढ़ ले रहे यार, और क्या होना। 4 बार किसको बोलते? फाउंडेशन भी नहीं पढ़े कुछ लोगों ने 4 बार। सही में नहीं पढ़े आप लोगों ने, याद करो कहां पढ़े अपने फाउंडेशन 4 बार, है ना। मतलब पढ़े होंगे किसी ने नहीं पढ़ा लेकिन, है ना। तो ऐसे केस में मैं वही बोल रहा हूँ, साथ साथ में कर लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऑडिट निपट जाएगा आपका। क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस भी हो रही है। और देखो एक साथ लिखने बैठोगे ना, 4-5 घंटे नहीं होगा लिख के, थोड़ा थोड़ा लिखते रहोगे, 10-10 मिनट पता भी नहीं चलेगा, और कंप्लीट भी होगा और पता भी नहीं चलेगा। आपने सिर्फ 2 क्लासेस के बीच में जो गैप मिलती है, उसमें भी एक आध बार आराम से लिख के हो जाता है आपका। आप देखना, एक बार करके देखना, आराम से उसमें भी हो जाता है अगर 2 क्लासेस के बीच के गैप में आपने लिख लिया तो। बस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा साथ साथ में, क्योंकि समझिए देखो, इंटरमीडिएट में भले 8 से 6 सब्जेक्ट हुए, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट तो 10 सब्जेक्ट के बराबर है। मतलब इन्होंने कंटेंट एज सच कुछ चेंज नहीं किया, समझो। कॉस्टिंग का कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा ही दिया, लॉ का कंटेंट भी थोड़ा सा बढ़ा ही दिया, ऑडिट में भी हल्के सा बढ़ा दिया। तो इन्होंने अब ईआईएस को गायब किया तो कोई नहीं, बोले बाकी सब्जेक्ट में बजा देंगे, कोई ऐसा टेंशन थोड़ी है इनको, हर एक सब्जेक्ट एक से एक है। देखो फाउंडेशन का 7 टाइम्स है इंटर, और इंटर का 7 टाइम्स है फाइनल। फाइनल तो कितने टाइम से भगवान जाने, लेकिन इसका फाउंडेशन का 7 टाइम्स है, तो मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। आप ये थोड़ी बोल सकते 3 बजे तक, आप तो घर जाके उपकार करते होंगे घर वालों, मैं क्लास करके आया आज, है ना। तो समझो आप बात को, आपको पढ़ना भी है घर जाके भले 1-1.5 घंटे रेस्ट करो और फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाओ। क्योंकि देखना ना लिटरली, और अभी तो इतने फेस्टिवल आते हैं, अभी दशहरा नहीं गया तो दिवाली, दिवाली नहीं हुआ तो फिर न्यू ईयर मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे। आप भी तो मानते ही नहीं ना, आपको भी तो हर एक फेस्टिवल मनाना है। फिर संक्रांत आ जाता है ना, फिर उसके बाद और कुछ आएगा, है ना। वैलेंटाइंस आपके लिए नहीं है बेटा, आप तो रहने ही दो, है ना। तो फिर समझ रहे, और फिर अटेम ही आ जाता है, तो कहीं देर ना हो जाए। इसलिए अपने को क्या करना है, साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है, ऐसा मैं कह रहा हूं, समझ रहे ना। तो साथ साथ में पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं होगा। चलो कोई नहीं, हो गया ज्ञान सेशन समाप्त। उसके बाद देखिए तीसरा। अच्छा मुझे बताइए, स्कोप ऑफ ऑडिट हुआ, क्या मैं स्कोप में इंक्लूड नहीं करूंगा बेटा? तुम बताना, क्या मैं स्कोप में इंक्लूड नहीं करूं? CID अपन ने पढ़ा था इसके अंदर, आज ही पढ़ा है ना। सी से क्या था? ऑडिटर इज नॉट, ऑडिटर शुड नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज आउटसाइड हिज कंपिटेंस। आई से क्या था? ऑडिट क्या नहीं होता है? इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। और डी से क्या था? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर नहीं दे सकता है। ठीक है, चलो आओ ध्यान दो। फिर अपन ने अभी अभी क्या देख रहे थे? अपन लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देख रहे थे। लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का क्या मतलब होता है? लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का मतलब होता है यहाँ पे कि ऑडिटर कैसा अश्योरेंस नहीं दे सकता? एब्सोल्यूट नहीं दे सकता। क्या वो रीजनेबल दे सकता है? हाँ। 2 प्रकार की चीजें, कौन सा? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? भली मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त मैनेजमेंट को बहुत सारे क्या लगते हैं बेटा? बहुत सारे जजमेंट्स लेता है वो। तो वो जो जजमेंट्स बना रहा है, क्या जजमेंट से 100% एक्यूरेसी आती है? क्या नहीं आती है। दूसरी वाली चीज हमने क्या देखा अभी? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैं कितने भी ऑडिट प्रोसीजर लगा लूं, क्या मुझे 100% अश्योरेंस कभी मिल सकता है ऑडिट एविडेंस पे? नहीं
नहीं मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट में छोटे लोग भरे हो जो क्या करे, फेक ट्रांजैक्शन करे। मैं डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ ट्रांजैक्शन मात्र पेपर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। याद आ रहा है आपको? यस। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है ये, नेचर, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सी बात है, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस एज that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। क्या मैं 100% अश्योरेंस ले सकता हूं क्या? नहीं सर, 100% अश्योरेंस नहीं ले सकता, क्योंकि ऑडिटर, समझिए, ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड। क्या बोला जाता है? बोलो, ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड, ही इज अ वॉच डॉग। मतलब बोला जा रहा है कि यहां पे, मतलब ऑडिटर को कुत्ते से कंपेयर नहीं किया है, ऑडिटर को यह बोला है कि ऑडिटर जो है ना, वो ऐसा सामने वाले को एकदम, मतलब खा नहीं जाने वाला है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना, और कुछ गलत मिला तो रिपोर्ट करना है। बाकी मैं पहले से नोशन नहीं बनाऊंगा कि मैनेजमेंट वाहियात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वाहियात, ऐसा मैं नहीं करूंगा। मेरे को ऐसा करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा, ओहो गलती मिल गई करके, है ना, और उसको मैं रिपोर्ट कर दूं, बस उतना मुझे यहां पे देखना है, बाकी कुछ करने की गरज नहीं। तो इसलिए तीसरा क्या बोला, सिंस यहां पे ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन का नेचर नहीं है, मतलब मैं 100% चीजों को चेक नहीं करूंगा, मतलब ही मैं कैसा अश्योरेंस दे पाने वाला हूं यहां पे, बोलो जल्दी से, कैसा अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस। बढ़िया है। फिर देखो तीसरी वाली चीज, फोर्थ वाली चीज, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करके। अब देखो, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, देयरफॉर बैलेंस हैज टू बी स्टक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। समझो बात को, देखो जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर क्या करता है, मार्च से, समझिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसके बारे में रिपोर्ट करता है अगले जून या जुलाई तक। जैसे अपन ने रिलायंस के फाइनेंशियल में देखा था, जुलाई में उसने रिपोर्ट किया था, 7 या 8 जुलाई को उसने रिपोर्ट दिया था, बराबर। अब मुझे आप एक बात बताइए, कोई फ्रॉड या कोई इवेंट हुआ होगा पिछले साल मार्च में, या पिछले मार्च में तो नहीं, पिछले साल अप्रैल या मई में, और उसके बारे में मैं रिपोर्ट अभी के जुलाई में कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता नहीं रेलेवेंस गिर गया होगा? मतलब आप सोच के देखो ना, जो इंफॉर्मेशन से मैंने तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था, वो इंफॉर्मेशन लगभग मुझे 1 साल के बाद मिल रही है ऑडिटर से। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? सभी लोग बोलो ना। मान लो इस साल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इस साल सितंबर में फ्रॉड हो रहा है, तो ये फ्रॉड के बारे में ऑडिटर को कब पता चलेगा? अगले साल के जून में या जुलाई में, जब वो ऑडिट कर रहा है। पर तब तक तो कितने सारे फ्रॉड हो गए होंगे और क्या क्या नहीं हो गया होगा तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बराबर। तो ऐसे केस में इनका कहना है कि जो टाइमलीनेस, मतलब जिस समय मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर रिपोर्ट दे रहा हूं ना, उसका इंपॉर्टेंस विथ टाइम क्या होते रहता है, कम होते रहता है, पहली बात तो इसलिए ऑडिट भी मैंने जल्दी से दिया। मार्च में कंप्लीट हुआ तो एज सुन एज मैं कब तक दे सकता हूं, तो जुलाई में दे दिया मैंने। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं उसको और डिले करता तो उसका रेलेवेंस क्या और गिर जाता है क्या? बिल्कुल रेलेवेंस गिर जाता है। क्या बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? इसलिए एक कंपनीज के केस में आपने देखा होगा, कंपनीज में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने का ट्रेंड है बेटा। क्यों देते हैं ये क्वार्टरली स्टेटमेंट? ताकि जो इन्वेस्टर्स लोग हैं ना, वो एक्शन ले पाए वो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के बदले, क्योंकि ऑडिटर तो डॉक्यूमेंट्स को 1 साल बाद वेरीफाई कर रहा है। एक काम करो, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है ना, तो अब भी ये क्वार्टरली स्टेटमेंट के बदौलत ही ले लो आप। समझ रहे हैं क्या बात को? कम ऑन एवरीवन, है ना। तो इनका कहना है कि मुश्किल होता है टाइमलीनेस। जैसे देखो, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, यहां पे जो बिग 4 वगैरह के ऑडिटर्स होते हैं ना, ये बेटा आर्स के बेसिस पर चार्ज करते हैं अपनी फीस। किसके बेसिस पर? आर्स के बेसिस पर। जैसे 3000 5000 रुपए घंटा इनका रेट होता है। 5000, अगर मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे आ रहा है, ऑडिटर की तरफ से आता है कोई, मान लीजिए आप भी जाते हो, जैसे बिग 4 के अंदर काम कर रहे हो, तो 5000 रुपए घंटा वो चार्ज करते हैं। जैसे 8 घंटे रहा तो 40,000 की बिलिंग हो जाती है धनाज से। 2 लोग गए तो 80,000 रुपए, यानी 1 लाख रुपए दिन का लगता है किसका? ऑडिटर का। अगर यहाँ पे किससे है? अगर बिग 4 से ऑडिटर वगैरह आ रहे हैं, और आपको कितना देंगे? 15,000 रुपए देंगे। लेकिन आपको 15,000 रुपए तो हाई लग रहा है ना, क्योंकि बिग 4 में है तो अपने को हाई लगता है। लेकिन यहाँ की लोकल फर्म है तो उनका एक ऐसा पैकेज बनता है कि पूरे ऑडिट का 3 लाख रुपए देंगे, पूरे ऑडिट का 2 लाख रुपए देंगे। समझ रहे हैं बात को? लेकिन बिग 4 का कैसे बेसिस पर होता है? मैन आवर्स बेसिस पर होता है, जो वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं क्या चाहूंगा, मुझे एक बात बताओ, एक क्लाइंट एंटिटी क्या चाहता है? जितना जल्दी हो जाए ऑडिट उतना ज्यादा बेहतरीन।
अब मुझे बताइए क्या 24 घंटे या 20 घंटे में इतने बड़े क्लाइंट का ऑडिट करना सफिशिएंट होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह भी तो देखना है ना कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं एंड एट व्हाट कॉस्ट दे रहा हूं, ये मैच भी तो होना चाहिए क्लाइंट के लिए। मतलब क्लाइंट के लिए इंफॉर्मेशन कोई इंपॉर्टेंट की नहीं और उससे पैसा दनादन आपने खींच लिया, तो क्या अगले बार बुलाने वाला है क्या? नहीं। क्या वो ऑडिट कराने वाला है क्या? नहीं। तो इसलिए अपन लोग ये क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट और उसके रिलेवेंस के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जहां पे उसको कॉस्ट ज्यादा भी ना लगे और हमारा काम भी फटाफट हो जाए। और ये फटाफट करने के चक्कर में क्या मैं 100% ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा क्या? नहीं। मैं किसका प्रयोग करता हूं? मैथमेटिकल टूल यानी कि सैंपलिंग का। और सैंपलिंग के कारण जब मैं 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया तो मैं कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं? आप ही बताइए मुझे। मैं नहीं दे सकता हूं। तो बस यही वाला पॉइंट कह रहा है कि टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज ऑफ द रेलेवेंस इंफॉर्मेशन विद टाइम। सिंपल सी बात है, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन समय के साथ साथ कम होता है। ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई। क्या ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है? हर एक मैटर को नहीं कर सकता, इसलिए उसको रिलायबिलिटी बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट के बीच में कोई ना कोई उसको बीपी लेवल पर पहुंचना होता है। ठीक है। 4 पॉइंट कौन से देखिए एक बार सभी लोग रिपीट करेंगे। सबसे पहले नेचर से रिलेटेड 2 पॉइंट है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फिर तीसरा क्या था? नॉट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और चौथा क्या बोला अपन ने? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। चलो लास्ट चीज के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, वो क्या है? फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सभी लोग बोलेंगे फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सर ये फ्यूचर इवेंट्स के अंदर क्या क्या बात आ रही है? तो फ्यूचर इवेंट्स में देखो, फ्यूचर कंडीशन और इवेंट्स में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली। कैसे अफेक्ट कर सकता है? ये बोले एडवर्सली। एडवर्स इवेंट्स में सीरियस इफेक्ट्स इन द एबिलिटी ऑफ कंटिन्यू इन इट्स बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आप बात को। देखो जब ऑडिट चल रहा है ना बेटा, किसका ऑडिट चल रहा है? सुनिए बात को। मान लो 2013 के बारे में हम लोग बात करेंगे या 2012 की बात करेंगे। ठीक है, 2012 के अंदर जो नोकिया है ना बेटा, नोकिया के बढ़िया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे। अब किसे पता था या ऑडिटर को थोड़ी पता था कि 2013 में उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर कर लेगा या उसकी पोजीशन इतनी खराब हो जाएंगी कि वो खत्म ही हो जाने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इनका देखो, मैं आपको एक वो आर्टिकल भी मैं सुबह देख रहा था, दिख जाए तो अच्छी बात है। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखो, इन 2007 से पढ़ेंगे। एप्पल इंट्रोड्यूस द आईफोन। बाय द एंड ऑफ 2007 हाफ ऑफ ऑल एम्प्लॉयज सोल्ड इन द वर्ल्ड वर नोकियाज व्हाइल एप्पल आईफोन्स हैज मेयर 5% शेयर। 2007 में कितना शेयर था? केवल और केवल 5% था आईफोन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन 2010 नोकिया लॉन्च आईफोन किलर बट फेल टू मैच द कॉम्पिटिशन। द क्वालिटी ऑफ नोकियाज हाई एंड फोन्स कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। इन जस्ट 6 years द मार्केट वैल्यू ऑफ नोकिया डिक्लाइन बाय अबाउट कितना? 90%। जो 95% मार्केट लेके बैठा था फोन्स का, वो अब उसका ही 90% मार्केट गिर गया। मतलब कि वो केवल 10% वगैरह रह गया होगा या 5-6% रह गया होगा। ठीक है, अब देखो Nokia's decline accelerated by 2011 and is acquired by Microsoft in 2013। तो मुझे बताइए जब 2005 में, 2006 में, 10 में, 11 में जब ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा नोकिया क्या, तो क्या उसको पता था क्या कि ये कंपनी को कोई ना कोई एक्वायर कर लेगा या ये कंपनी इतनी वाहियात है करके? पता तो उसको लग रहा था, लेकिन उसको ये थोड़ी पता था कि एक्वायरिश कर लेगा कोई इसको, है ना। तो ये किसके, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ? फ्यूचर इवेंट के अंदर कंसिडर होता है। मतलब एक जो ऑडिटर है ना, हम ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे किसके ऊपर? पास्ट इवेंट के ऊपर। मतलब कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हिस्टोरिकल बोलो ना मेरे साथ, कौन से स्टेटमेंट्स के ऊपर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्या हिस्टोरिकल स्टेटमेंट के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है, क्या वो फ्यूचर इवेंट के लिए वायबल रहने वाला है क्या? नहीं, वो फ्यूचर इवेंट के लिए, वो इवेंट्स जो हो गए हैं केवल और केवल उसके ऊपर गारंटी दे रहा है, या उसके ऊपर गारंटी भी नहीं, उसके ऊपर अश्योरेंस दे रहा है। वो आने वाले इवेंट्स के ऊपर नहीं दे रहा है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो आने वाले इवेंट्स पे किसी भी सॉर्ट की गारंटी यहां पे नहीं दी जा रही है। क्या आप बात को समझे? तो फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। क्या हमारा कंट्रोल किसके ऊपर है? पास्ट इवेंट्स के ऊपर, या पास्ट इवेंट्स के ऊपर जो ओपिनियन दिया जाएगा केवल उसके ऊपर ही अपना क्या है बेटा? कंट्रोल है, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलो देखो यहां पे
फ्यूचर इवेंट्स कंडीशन में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन द फ्यूचर ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन, जैसे नोकिया है ना, याद है नोकिया। उसके बाद इमर्जेस ऑफ द न्यू बिजनेस मॉडल्स प्रोडक्ट ड्यू टू ऑनसेट ऑफ सम एडवर्स इवेंट्स, देयरफॉर इन द व्यू ऑफ सम फैक्ट्स देन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ऐसे इसके बारे में बात की गई है। समझ गए क्या आप सभी लोग? बोलो जल्दी से मुझे। तो यहां पे अपने कौन सी चीज कवर होती है? लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कंप्लीट होती है। फटाफट नोट्स निकालिए, कहां तक अपन ने लिख लिया, जल्दी से बोलेंगे मेरे को। ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो गए आपके, लिखो। उसके बाद लिखो स्कोप ऑफ ऑडिट, लिखो स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड्स। स्कोप ऑफ ऑडिट में दो पार्ट, इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स। सुनो सुनो सुनो, सुन रहे क्या? सुन रहे हो ना? हाँ, नहीं सुन रहे मत सुनो फिर, आओ देखो। स्कोप में ऐसा लिखने का, इंक्लूड बढ़िया, और इधर से दूसरा क्या डालेंगे? अरे बोलो ना, इंक्लूड। अच्छा, इंक्लूड में क्या करना है अपने को? सीपीआर। और एक्सक्लूड में क्या है अपना? बराबर। लिखो जल्दी से कवरेज, पहला पॉइंट लिखो, कवरेज वाला लिखो। पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, धनाधन लिखेंगे बिल्कुल। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, कोलन डाल के लिखना। रेलेवेंट टू एफएस, रेलेवेंट टू एफएस, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू एफएस, रेलेवेंट टू एफएस। उसके बाद दूसरा लिखना, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, reliability and sufficiency of financial information, reliability and sufficiency of financial information, financial information। उसमें लिखो accounting records and other source data, accounting records and other source data, accounting records and other source data is reliable and sufficient, is reliable and sufficient। रफ नोटबुक बना रहे हो क्या आप? क्यों? चलो उसके बाद तीसरा पॉइंट, रिलायबल एंड सफिशिएंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट वहां पे वैसे लिखो जल्दी से, प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर। पहला लिखो, उसके अंदर पॉइंट्स आएंगे तो पहला पॉइंट डालना एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट आएगा दूसरा पॉइंट आएगा प्रॉपर समरी, प्रॉपर समराइज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, प्रॉपर समराइज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, एंड इवेंट्स। after considering judgment, after considering judgment by management, by management। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल इन प्रिपेयरिंग एफएस, इन प्रिपेयरिंग एफएस। एफएस मतलब क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ऑडिटर शुड इवैल्यूएट, ऑडिटर शुड इवैल्यूएट सिलेक्शन, सिलेक्शन
and consistent application. Auditor should evaluate selection and consistent application of accounting policy. Of accounting, बोलो accounting policy. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are prepared on historical basis. Financial statements are prepared on historical basis. फिर it does not include में लिखना है अब अपने को. पहला auditor not expected to perform duties outside his scope. Auditor not expected to perform duties outside his scope. Outside his scope. उसके बाद दूसरा, auditor is not an expert in authentication of document. Not an expert in authentication of document. Third, audit is not an official investigation. The audit is not an investigation. Audit is not an investigation. Investigation. हो गया. उसके बाद आज का क्वेश्चन लिखो. लिखो, an auditor is expected to perform duties, या लिखो auditor is expected to perform audit within scope, within scope, within scope, full stop. Explain what includes in scope and what excludes from it. And what excludes from it. हुआ आपका? डन है. अब लिखो नया टॉपिक डालो, इनहेरिटेड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. जल्दी से डालो, इनहेरिटेड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. इनहेरिटेड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. उसके अंदर लिखो, auditor cannot obtain absolute assurance. Auditor cannot obtain absolute assurance but auditor cannot obtain absolute assurance, but he is expected to give reasonable assurance. Expected to give reasonable assurance about FS, that they are FFMM, मतलब free from material misstatement, that they are FFMM due to fraud and error. Due to fraud and error. हो गया. फिर लिखो, limitations are as follows. नेक्स्ट लाइन डाल के limitations are as follows. Are as follows. ठीक है, कल अपन लोग लिमिटेशंस को लिखेंगे, मतलब परसों. कल छुट्टी है ना आपको? क्या आपका है क्लास? हाँ, मैं पढ़ाना है क्या? अच्छा, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.